हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा वर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है संस्कृत, उसको। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे मोस्ट ऑफ द बीएमएस स्टूडेंट्स को डर लगता है। संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक, सब कुछ समझना और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो संस्कृत को समझना और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना ईजी हो जाता है। एंड मेरे साइड से आई विल मेक श्योर कि आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझाऊं ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो संस्कृत के अंदर आपके दो पेपर होंगे, 100 मार्क्स ईच, यानी कि 200 मार्क्स होंगे टोटल, जिसमें से आपको पास होने के लिए 100+ मार्क्स चाहिए। मिनिमम 100 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है, दोनों पेपर मिला के। तो पेपर 1 में कौन से टॉपिक्स आते हैं और पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये ब्लूप्रिंट के अंदर डिवाइड किया हुआ है, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम, ठीक है। तो पेपर 1 में कौन से टॉपिक्स आते हैं? संस्कृत वर्ण परिचय 5 मार्क्स के लिए, जिसके अंदर माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान और प्रयत्न, ये तीनों टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद संज्ञा प्रकरण 5 मार्क्स, उपसर्ग 5 मार्क्स, अव्यय 5 मार्क्स, कारक 15 मार्क्स, संधि 15 मार्क्स, समास 15 मार्क्स, यानी कि कारक, संधि एंड समास, ये तीनों 15-15 मार्क्स के लिए, यानी कि ये तीनों मिला के आपके 45 मार्क्स हो जा रहे हैं यहीं पे। यानी कि ये तीनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद शब्द रूप 10 मार्क्स, धातु रूप 10 मार्क्स, प्रत्यय 10 मार्क्स, तो ये तीनों मिला के 30 मार्क्स है। एंड विशेषण विशेष्य 5 मार्क्स। तो ऐसे आपका पेपर 1 का पूरा सिलेबस है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर 1। उसके बाद पेपर 2 इज फॉर 100 मार्क्स। उसमें दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले तो आयुर्वेद इतिहास आता है 20 मार्क्स, ओनली एमसीक्यू। पेपर 2 में आपके जो 20 एमसीक्यूज आते हैं वो सारे के सारे किससे आएंगे? आयुर्वेद इतिहास से आएंगे। ओके, इन सारे टॉपिक्स में से पेपर 2 में कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, सारे के सारे एमसीक्यू आयुर्वेद इतिहास से ही आएंगे पेपर 2 के अंदर। पेपर 2 के अंदर दूसरा पार्ट है, उसके अंदर क्या है? निरुक्ति तथा पर्याय पदानी 15 मार्क्स के लिए, परिभाषा 20 मार्क्स के लिए, अन्वय लेखन इज फॉर 30 मार्क्स एंड पंचतंत्र कथा फॉर 15 मार्क्स। तो ये आपका पेपर 2 का डिवीजन है, ठीक है। तो जब भी आप संस्कृत पढ़ते हो उसका एक ऑर्डर होता है पढ़ने का, ठीक है। पहले आपने संस्कृत वर्ण परिचय पढ़ा, फिर आपने संज्ञा प्रकरण पढ़ा, उपसर्ग या नव्य भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको कारक, संधि और समास पढ़ना है तो पहले आपको शब्द रूप और धातु रूप पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपको शब्द रूप और धातु रूप नहीं आता है आप कारक, संधि एंड समास नहीं समझ सकते, इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है एंड फिर ये पढ़ना है। ओके, तो ये ऑर्डर होता है पढ़ने का। तो आज के लेक्चर में मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टॉपिक यानी कि वर्ण परिचय, संज्ञा प्रकरण, उपसर्ग, अव्यय और धातु रूपानी, ये पांचों टॉपिक्स कवर कर दूंगी, जो कि आपके टोटल पेपर 1 के 30 मार्क्स है, ठीक है। तो पेपर 1 के जो 30 मार्क्स है वो मैं आपके इस लेक्चर के अंदर कंफर्म करा दूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सारे पॉइंट समझाऊं और अच्छे से प्रिपेयर करके दूं ताकि 30 मार्क्स तो आपके कहीं ना जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत वर्ण परिचय, जो फर्स्ट चैप्टर है। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका 5 मार्क्स के लिए आता है पेपर के अंदर, इसमें से सिर्फ एमसीक्यू आता है, ओनली एंड ओनली एमसीक्यू, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्वर पढ़ेंगे कि स्वर कौन से होते हैं, कितने होते हैं। उसके बाद हम स्वर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि स्वर के टाइप्स कौन से होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन, ठीक है, व्यंजन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन के वर्ग। उसके बाद जैसे स्वर का क्लासिफिकेशन देखा था वैसे ही हम व्यंजन का क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, ठीक है, कि व्यंजन के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद माहेश्वर सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। एंड इसके बाद वाला टॉपिक प्रत्याहार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद प्रयत्न, प्रयत्न पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन से वर्ण आते हैं, उसके अंदर कौन से प्रत्याहार आते हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया। उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर है संज्ञा प्रकरण, जो भी 5 मार्क्स के लिए, जिसमें से भी सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर जो है संस्कृत का, दोनों में से 5 मार्क्स के ओनली एंड ओनली एमसीक्यू आते हैं, यानी कि 10 मार्क्स आपके दो चैप्टर से एमसीक्यू आएंगे। तो ये संज्ञा प्रकरण है, इसके अंदर हमें सूत्र पढ़ने होते हैं, तो हमें 18 सूत्र पढ़ने हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल 18 सूत्र है जो सेकंड चैप्टर में पढ़ने हैं।
और इन दोनों चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आता है, तो हम पहले इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये कुछ एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये सारे एमसीक्यू हम टॉपिक्स पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप में हम टॉपिक पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाए और आपको ये भी समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि है संस्कृत वर्ण परिचय, जिसमें से सिर्फ एमसीक्यू आएंगे। ओके, तो सबसे पहले वर्ण। वर्ण क्या होता है? छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी है। जैसे कि एक शब्द है, ठीक है, क म ल, कमल शब्द है, तो इसमें क म ल ये सारे क्या है? वर्ण है। इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, जो भी छोटी से छोटी ध्वनि होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। अभी वर्ण में भी टाइप्स हैं, स्वर, व्यंजन। ठीक है, तो फर्स्ट है स्वर। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, यानी कि जिनको हम स्वतंत्रता से उच्चारित कर सकते हैं, उनका उच्चारण करने के लिए है हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लगती, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। कौन से? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह। आई होप सबको आते होंगे 13 स्वर। तो देखो, यहाँ से शुरुआत करनी है संस्कृत पढ़ने की, तो ये 13 स्वर है। और अलग अलग स्वरों की अलग अलग मात्रा होती है। जैसे कि आ की मात्रा ये है, यह ई की मात्रा, ये रस्व ई की मात्रा यानी कि छोटी वाली। बड़ी वाली ई की दीर्घ ई की मात्रा है। फिर ऊ यानी कि रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। ए, ऐ, ओ, औ, की जो मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, जैसे डॉट जो लगाते हैं। और आहा की जो मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। जो ऐसे हम लगाते हैं वो क्या है? विसर्ग। और दो मात्रा होती है, एक होता है हलंत। हलंत का मतलब होता है आधा अक्षर। जैसे कि क के अंदर अगर हलंत लगा है यानी कि क क्या है? आधा है। वैसे ख के अंदर अगर हलंत लगा है यानी कि ख क्या है? आधा है। अब इस ख के अंदर अगर हम स्वर जोड़ देते हैं, जैसे कि अ जोड़ दिया, तो पूरा ख बन जाएगा। ठीक है, पूरा ख क्या है? व्यंजन है। तो ये हलंत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक का कौन सा चिन्ह है? ये चिन्ह, जिसको हम चांद वाला चिन्ह बोलते हैं ना, वो क्या है? अनुनासिक है। अभी हम देखेंगे स्वर का क्लासिफिकेशन, कि स्वर के टाइप्स कौन से होते हैं। तो 3 टाइप्स के स्वर होते हैं, रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। रस्व स्वर बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है। रस्व स्वर के एग्जाम्पल क्या है? अ, ई, उ। इनको रस्व स्वर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको उच्चारण करने में कम समय लगता है। ठीक है, दीर्घ स्वर बोलने में ज्यादा समय लगता है, जैसे कि आ, ई, उ। इनको क्या हो रहा है? बोलने में हमको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? संयुक्त स्वर, यानी कि जो दो भिन्न स्वरों के संयोग से बनने वाले स्वर है, यानी कि दो स्वरों को मिला के जो स्वर बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर। और इनका रस्व रूप नहीं होता है। ठीक है, अभी इसका एग्जाम्पल है, जैसे अ है, ठीक है, और इसमें हमने ई को मिला दिया। अ क्या है? स्वर है, और ई भी क्या है? स्वर है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है? ए। तो ए क्या हो गया? संयुक्त स्वर हो गया। क्यों? क्योंकि ये दो स्वरों को मिला के बना है। ठीक है, ऐसे अगर हम अ ले लेते हैं और उसमें ए मिला देते हैं, ठीक है, अ क्या है? स्वर है, ए भी क्या है? स्वर है। अ और ए मिला के हमको क्या मिल रहा है? ऐ मिल रहा है। और ऐ क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर, क्योंकि ये दो स्वरों को मिलाने के बाद बन रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम अ के साथ उ को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो ओ क्या है? संयुक्त स्वर। और अगर हम अ के अंदर ओ मिला रहे हैं तो क्या बनेगा? औ बनेगा, जो कि क्या है? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर के एग्जांपल्स कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, उसके बाद गुण स्वर, वृद्धि स्वर और सामान्य स्वर। सामान्य स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ और रू। ये क्या है? सामान्य स्वर है। गुण स्वर कौन से होते हैं? अ, ए और ओ। इनके आगे चल के क्या होती है? गुण संधि होती है। और वृद्धि स्वर कौन से होते हैं? आ, ऐ और औ, जिनकी आगे चल के क्या होती है? वृद्धि संधि होती है। ठीक है, स्वर जिनको हम स्वतंत्रता से उच्चारित कर सकते हैं, किसी और वर्ण की सहायता नहीं लगती है उसको उच्चारण करने के लिए। 13 टाइप्स के स्वर होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्वर में रस्व स्वर, जिनको बोलने में कम टाइम लगता है, अ, ई और उ। दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में ज्यादा टाइम लगता है, आ, ई,
उ, उसके बाद संयुक्त स्वर जो दो स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे कि ए, ऐ, ओ और औ। गुण स्वर कौन से होते हैं? अ, ए और ओ। वृद्धि स्वर कौन से होते हैं? आ, ऐ और औ। और सामान्य स्वर कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ और रू। तो यहाँ पे स्वर टॉपिक जो है खत्म हो गया। अभी हम व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी स्वर को हमने क्या देखा कि उनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती है। अब जिन वर्णों को दूसरे वर्ण की सहायता चाहिए होती है उच्चारण में, और वो दूसरे वर्ण कौन से होते हैं? स्वर। यानी कि जिन वर्णों को उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता होती है उनको हम क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। व्यंजन। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि आधा क, इसको क्या बोलते हैं? हलंत क। इसमें अगर हम अ को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? पूरा क। और ये पूरा क क्या है? व्यंजन है। वैसे ही अगर हलंत ख में अ मिला रहे हैं तो पूरा ख बनेगा, जो कि क्या है? व्यंजन है। हलंत ग में अगर हम अ मिला रहे हैं तो पूरा ग मिलेगा, जो कि क्या है? व्यंजन। इसी टाइप से सारे व्यंजन जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी स्वर कितने थे? 13। व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है। अब ये जो व्यंजन है इनको हमने 5 वर्गों में बांटा है, ठीक है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कौन से वर्ग में कौन सा वर्ण आता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। क, ख, ग, घ, अंग ये क वर्ग में आते हैं। च वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ, इहा। ट वर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ, न, बड़ा वाला न, ठीक है। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध, न, छोटा वाला न। प वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। तो ये सारे 5 वर्ग है जिसके अंदर ये सारे वर्ण आते हैं, ठीक है। अब हर एक वर्ग का जो आखिरी वर्ण होता है, जैसे कि ये सारे जो वर्ण होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन या फिर अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है, नासिका का यानी कि नाक का। इसीलिए हम इन वर्णों को बोलते हैं नासिक्य वर्ण, ठीक है। अभी हमने स्वर के टाइप्स देखे थे, वैसे अभी हम व्यंजन के टाइप्स सीखेंगे, ठीक है। व्यंजन के कितने टाइप्स होते हैं? व्यंजन के 3 टाइप्स होते हैं, नहीं 4 टाइप्स होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अभी जैसे हमने स्वर का क्लासिफिकेशन देखा था वैसे ही हम व्यंजन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। व्यंजन के कितने टाइप्स होते हैं? व्यंजन के 4 टाइप्स होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो ये चारों क्या है? व्यंजन के टाइप्स। अभी हम एक एक करके हर एक टाइप को देखेंगे। तो पहला टाइप है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या है? उच्चारण में श्वास मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करे, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करते हुए जो श्वास है वो मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करेगा। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि श्वास स्पर्श कर रहा है ना मुख के किसी भाग को। कोई भी भाग हो सकता है, तो अलग अलग वर्णों के लिए श्वास जो है मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करता है। स्पर्श कर रहा है श्वास, इसीलिए इनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन से वर्ण आते हैं? क से म तक, यानी कि ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसके अंदर सारे जितने भी वर्ण आ रहे हैं ये सारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो ये टोटल कितने हैं? 25 है, ठीक है। इसके बाद 2 चीज आती है, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। दोनों ही 4-4 होते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन यानी कि उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श न करे, यानी कि इन वर्णों के उच्चारण के समय जो हमारी जीवा है यानी कि जो हमारी टंग है वो मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। पूरी तरह स्पर्श नहीं करती मतलब थोड़ा स्पर्श करेगी, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल और वो। बोल के देखो, ठीक है। य, र, ल और व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन उच्चारण में वायु मुख में टकराकर उष्मा या गर्मी पैदा करती है, यानी कि मुख के अंदर जो वायु जो है वो मुख में टकराकर उष्मा या गर्मी पैदा करती है, ठीक है। उष्मा पैदा करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन बोलते हैं। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होता है? श, श, स और ह। बोल के देखो, श, श, स, ह। गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? उष्ण व्यंजन बोलते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? क से म तक। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन होता है श, श, स और ह। याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? 2 व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं। जैसे हमने संयुक्त स्वर देखे थे, 2 स्वरों के मेल से जो स्वर बन रहे हैं उनको हमने संयुक्त स्वर बोला था। ऐसे ही 2 व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनेंगे
उनको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त व्यंजन बोलेंगे। जैसे कि हलंत क और हलंत श को अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनेगा, क्ष, और क्ष क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। वैसे अगर हलंत त और हलंत र को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, त्र, जो कि क्या है, संयुक्त व्यंजन है। हलंत ज और हलंत ज्ञ को अगर हम मिलाते हैं तो ज्ञ बनता है, जो कि क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है माहेश्वर सूत्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, पहले तो अगर आपको आगे चल के संस्कृत के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको माहेश्वर सूत्र आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि वाइवा के अंदर डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र बोल के सुनाओ, तो आपको 14 के 14 माहेश्वर सूत्र जो है आपको बोल के बताने पड़ेंगे। तो इसलिए माहेश्वर सूत्र पूरा याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी माहेश्वर सूत्र होते क्या है, ठीक है। तो इनका उपयोग करके महर्षि पाणिनि ने व्याकरण के नियमों को अत्यंत लघु रूप प्रदान किया था। यानी कि महर्षि पाणिनि ने क्या किया था, व्याकरण के सभी नियमों को एक लघु रूप दिया था, एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, शॉर्ट में, संक्षेप में बना दिया था। किसके थ्रू, माहेश्वर सूत्र के थ्रू, ठीक है। और इनकी उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू बजाने से हुई थी, अतः इन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हें माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति शिव के डमरू बजाने से हुई थी, शिव जी के डमरू बजाने से हुई थी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 14, यानी कि चतुर्दश। अब ये 14 सूत्र है, ठीक है। तो ये 14 सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे और आपको मतलब एकदम प्रिसाइसली याद करना है कि हर एक सूत्र में कौन सा वर्ण आ रहा है, ठीक है। ये 14 के 14 सूत्र आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आने चाहिए और वाइवा में बोलते भी आने चाहिए, ठीक है। तो 14 सूत्र कौन से हैं, अ ई उ न, रू रू क, ए ओ अंग, ऐ औ च, ह य वरट, ल न, यमंगणनम, झ ब य, घ ढ ध श, ज ब ग ड ध श, ख फ छ ट थ च ट त व, क प य श श स र और हल। 14 सूत्र है, ठीक है। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन याद करना पड़ेगा। मैंने कैसे याद किए थे, तो मैंने तो पहले 5 टाइम्स देख के लिखे, फिर 5 टाइम्स, पता है बच्चों वाला मेथड है, लेकिन ट्राई करके देखो, क्या पता हो जाए याद। याद होना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मेथड से याद करो लेकिन याद करो, ठीक है। 5 टाइम्स देख के लिखे, फिर बिना देखे लिखने का ट्राई किया, एंड देन बिना देखे बोलने का ट्राई किया, तो मुझे याद हो गया, ठीक है। कैसे भी अगर आप ट्रिक्स बनाना चाहते हो तो ट्रिक्स बनाओ, कैसे भी करो, लेकिन 14 सूत्र आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है, कहाँ पे ग है, कहाँ पे घ है, तो ये अच्छे से याद करना, ठीक है। जैसे ये ख फ छ ट थ छ ट त व, तो ये अच्छे से याद करना, हर एक वर्ण अच्छे से याद करना, ठीक है। हर एक वर्ण इंपॉर्टेंट है, तो ये 14 के 14 सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रत्याहार, जो माहेश्वर सूत्र से रिलेटेड है, ठीक है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप में कहना, यानी कि शॉर्ट में कहना। अभी प्रत्याहार बनता कैसे है, ठीक है। माहेश्वर सूत्र के एक बार स्टार्टिंग के 4 सूत्र देखो, अ ई उ न, रू लू क, ए ओ ड, ए ओ च, ठीक है। तो प्रत्याहार जो है कभी भी 2 वर्णों से बनता है, एक फर्स्ट वर्ण और एक सेकंड वर्ण, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ण और सेकंड वर्ण, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ण कौन सा लेना है हमको, हम कोई भी वर्ण ले सकते हैं, सिर्फ हर एक सूत्र का लास्ट वाला वर्ण छोड़ के। क्यों, क्योंकि हर एक सूत्र का जो लास्ट वाला वर्ण होता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे हर एक सूत्र का लास्ट वाला वर्ण देखो, उसको हलंत लगा हुआ है, यानी कि वो आधा अक्षर है, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला वर्ण होता है, जैसे इसमें न है, क है, य है, च है, ट, ल, न, म, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इत संज्ञक वर्ण। इत संज्ञक वर्ण यानी कि इनका जो लोप करना है हमको, इनको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ये लास्ट, हर एक सूत्र का जो लास्ट वर्ण होता है वो क्या होता है, इत संज्ञक वर्ण होता है, उसको हमको काउंट नहीं करना है, उसका लोप कर देना है, ठीक है। तो जब भी हम प्रत्याहार अगर बना रहे हैं, ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में एक वर्ण आएगा एंड देन सेकंड एक वर्ण आएगा। तो फर्स्ट जो वर्ण है उसमें आप कोई भी सूत्र का कोई भी वर्ण ले सकते हो, सिर्फ ईत संज्ञक वर्ण छोड़ के, कोई भी वर्ण सिर्फ ईत संज्ञक वर्ण छोड़ के। जैसे यहाँ पे मैंने पहले सूत्र का पहला वर्ण ले लिया अ, ठीक है। और सेकंड वर्ण आपको कौन सा लेना है, सेकंड आप किसी भी, अभी मैंने इस सूत्र का पहला वर्ण लिया, तो आप इसके आगे वाले जितने भी सूत्र है उनमें से किसी भी सूत्र का ईत संज्ञक वर्ण, उसको आप सेकंड वर्ण लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने फोर्थ वर्ण का ईत संज्ञक, फोर्थ सूत्र का ईत संज्ञक वर्ण कौन सा है, च, तो मैंने सेकंड
वर्ण कौन सा लिखा, च, तो इससे प्रत्याहार कौन सा बन गया, अच प्रत्याहार। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने अ से शुरू किया और हमने च पे खत्म किया, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक ये चारों सूत्र जो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन चारों सूत्रों को हमने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, संक्षेप में ऐसे लिखा। यानी कि इसके अंदर अगर ये लिखा हो तो आप एक दो तीन चार ये चारों सूत्रों को समझेंगे, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये चारों सूत्र आ जाएंगे। यानी कि इन चारों सूत्रों की अगर हमें बात करनी है तो उसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया जो कि अच प्रत्याहार है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अभी फर्स्ट वर्ण और सेकंड वर्ण, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ण कौन सा लेना है, किसी भी सूत्र का इत संज्ञक वर्ण छोड़ के कोई भी वर्ण ले लोगे। जैसे कि फिफ्थ वाले सूत्र का मैंने फर्स्ट वाला वर्ण लिया ह, जरूरी नहीं आप फर्स्ट ही लो, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने ह लिया और लास्ट सूत्र का इत संज्ञक वर्ण लिया जो कि है ल, ठीक है। तो ये कौन सा प्रत्याहार बना, हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार के अंदर फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और ये सारे के सारे लास्ट तक, यानी कि इन सारे सूत्रों को हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया। यानी कि जहाँ पे हल प्रत्याहार लिखा हो वहां पे आप ये और ये मतलब ह से स्टार्ट करके ल तक इन सारे वर्णों को मानेंगे, एंड फिफ्थ वाले सूत्र से 14th वाले सूत्र तक सारे के सारे सूत्रों को मानेंगे। यानी कि इतना बड़ा, इतने जो चार सूत्र हैं इसको हमने अच प्रत्याहार में ऐसा शॉर्ट फॉर्म दे दिया, ठीक है। और ये बचे हुए सारे जो सूत्र हैं इनको हमने शॉर्ट फॉर्म में हल प्रत्याहार का रूप दे दिया, ठीक है। संक्षेप में कह दिया, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्याहार बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वर्ण किसी भी सूत्र का आप कोई भी वर्ण ले सकते हो, सिर्फ इत संज्ञक वर्ण छोड़ के। एंड सेकंड वाला, जिस सूत्र का आपने वर्ण लिया है उसके आगे वाले किसी भी सूत्र का इत संज्ञक वर्ण आपका सेकंड वर्ण हो जाएगा। दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। तो पहला वर्ण जो है वहां से स्टार्ट करना है और जो लास्ट सेकंड वाला वर्ण है वहां पे एंड करना है। तो उसके बीच में जितने भी सूत्र आ रहे हैं वो सारे के सारे सूत्र उस प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि वो प्रत्याहार उन सारे सूत्रों को कंसाइज वे में संक्षेप में कंप्रेस करके बता रहा है कि हाँ इस प्रत्याहार के अंदर ये सारे के सारे सूत्र आते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप में कहना। प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है, 42। तो ऐसे करके टोटल 42 प्रत्याहार 14 माहेश्वर सूत्रों से बन सकते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों का समावेश 14 माहेश्वर सूत्रों में किया गया है। संस्कृत भाषा की जितनी पूरी वर्णमाला है उसका पूरे का समावेश 14 माहेश्वर सूत्रों में किया गया है। अभी अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार मैंने अभी बताया था। अच प्रत्याहार यानी कि अ से स्टार्ट किया और च पे खत्म किया, यानी कि ये चार सूत्र, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो अच प्रत्याहार है उसके अंदर सारे के सारे स्वर आते हैं। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे तो न है, यहाँ पे क है, ये तो स्वर नहीं है, यहाँ पे य है, यहाँ पे च है, ये तो स्वर नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, जो लास्ट वाला वर्ण होता है हर एक सूत्र का वो क्या होता है, ईत संज्ञक वर्ण होता है। उसका हमको लोप करना है, उसको हमको काउंट नहीं करना है। तो अगर आपको पूछा जाए कि अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो हर एक सूत्र का लास्ट वाला वर्ण छोड़ के बाकी सबका नाम बोलेंगे आप। जैसे फर्स्ट वाले से ई उ, यहाँ से रू और रू, यहाँ से ए ओ और यहाँ से आई और औ। तो इतने वर्ण किसमें आते हैं, अच प्रत्याहार के अंदर आते हैं। तो अच प्रत्याहार के अंदर सारे के सारे स्वर आते हैं। हल प्रत्याहार यानी कि ह से चालू करेंगे और ल पे खत्म करेंगे, यानी कि ये टोटल 10 सूत्र हैं। इनको क्या बोलते हैं, व्यंजन सूत्र बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे व्यंजन आते हैं। इसमें भी जो लास्ट वाला वर्ण है हर एक सूत्र का उसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो अच प्रत्याहार में प्रथम 4 सूत्र आते हैं और इसके अंदर सभी स्वर आते हैं। हल प्रत्याहार में शेष 10 सूत्र आते हैं, इसके अंदर सभी व्यंजन आते हैं, ठीक है। अभी अल प्रत्याहार, अल प्रत्याहार यानी कि अ से चालू किया और ल पे खत्म किया, यानी कि पूरे के पूरे 14 माहेश्वर सूत्र जो है उसके अंदर हमारी पूरी की पूरी वर्णमाला आ जाती है। तो अल प्रत्याहार के अंदर संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है। अभी दो चीजें हैं, अंतस्थ वर्ण किसमें आता है और उष्ण वर्ण किसमें आता है। तो अंतस्थ वर्ण
यण प्रत्याहार में आते हैं, ऊष्म वर्ण शल प्रत्याहार में आते हैं। अब इसको याद करने का तरीका देखो, ठीक है। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कहाँ से स्टार्ट होता है? य। तो इसका प्रत्याहार कहाँ से स्टार्ट होगा? य से। य, र, ल, व का प्रत्याहार कौन सा है? यण प्रत्याहार। ऊष्म वर्ण कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? श से। श, श, स, ह। तो इसका हो जाएगा शल प्रत्याहार। बस आप याद रखो य, न और श, ल। तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो अंतस्थ वर्ण का यण प्रत्याहार होगा। और ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? श, श, स, ह। तो शल प्रत्याहार किसका होगा? ऊष्म वर्ण का होगा। सिंपल। सूत्र का अंतिम वर्ण ईत संज्ञक होता है, इसको काउंट नहीं करना है, इसका लोप कर देना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? 42। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रत्याहार उसमें सभी सूत्र आते हैं, हल प्रत्याहार उसमें सभी व्यंजन आते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, कहीं पे भी अगर अच लिखा हो तो उसका मतलब आप समझेंगे कि स्वर, और अगर कहीं पे हल लिखा हो तो उसका मतलब आप समझेंगे व्यंजन, और अगर कहीं पे अल लिखा हो तो उसका आप मतलब समझेंगे संपूर्ण संस्कृत की वर्णमाला, ठीक है। अच यानी कि स्वर, हल यानी कि व्यंजन, और अल यानी कि पूरी की पूरी वर्णमाला। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं और पूछ भी लेते हैं वाइवा के अंदर। तो आपको हर एक वर्ण का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इसका सूत्र दिया हुआ है, तो आप सूत्र के हेल्प से पता कर सकते हो कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। जैसे पहला सूत्र दिया है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ठीक है। पहले तो मतलब अकुह विसर्जनीयानाम कंठः में उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है, ठीक है। और यहाँ स्टार्टिंग में क्या है? अ। उसमें हम अ और आ को काउंट करेंगे, ठीक है। फिर है कु। कु से हम समझेंगे क वर्ग, ठीक है। क वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे कु के अंदर आ गए। और फिर विसर्जनीयानाम यानी कि विसर्ग। तो सूत्र अगर आपको याद है तो आपको इजीली याद आ जाएगा कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ यानी कि कंठ किसका उच्चारण स्थान है? अ का, आ का, क वर्ग का और विसर्ग का, ठीक है। वैसे ही सेकंड है ई चू यशानाम तालु। ई से हम क्या समझेंगे? छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई, यानी कि ह्रस्व ई और दीर्घ ई। उसके बाद है चू। चू यानी कि च वर्ग। तो च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो आ जाएंगे इसमें। उसके बाद शा, य, शा नाम। तो य और श, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो आपको ये सूत्र अगर आपको याद है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। पहला सूत्र कौन सा था? अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, जहाँ पे उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। सेकंड सूत्र है ई चू यशानाम तालु। तो यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या है? तालु। और आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ई चू यशानाम तालु है, यहाँ पे रूट टू र श कौन सा है? देखो यहाँ पे ये वाला श है, यहाँ पे ये वाला श है। तो आपको ये डिफरेंसेस याद रखने पड़ेंगे, क्लियर कट। संस्कृत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ण याद रखो, ठीक है। आप वर्णों में गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आपने श की जगह श लिख दिया तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे ये वाला श है, यहाँ पे ये वाला श है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ई चू यशानाम तालु। नेक्स्ट इज रू टू रशानाम मुर्दा, ठीक है। रू टू से हम मानेंगे ट वर्ग, यानी कि ट वर्ग के सारे वर्ण, और फिर र श, र और श, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? मुर्दा। तो ये सूत्र याद ही करने पड़ेंगे, इसमें तो मैं कुछ समझा नहीं सकती। सूत्र याद ही करने पड़ेंगे। सूत्र बोलने भी पड़ते हैं और सूत्र याद है तो आप वर्णों का उच्चारण स्थान लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रू टू रशानाम मुर्दा, हो गया। रू, ट वर्ग, र और श। फिर रू तू लसानाम दंता। रू तू से त वर्ग समझेंगे, त, थ, द, ध, न, और ल, स, ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत यानी कि दांत। उसके बाद ऊ पू पद्मनिया नाम औष्ट। ऊ से समझेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। फिर प वर्ग में सारे प वर्ग के वर्ण, और उपद्मनीय यानी कि प और फ, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। उसके बाद ए दैतो कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ओ दौतो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और ओष्ठ, ठीक है।
ए दयितोह कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ओ दौतोह कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। कंठ तालु, ए दयितोह कंठ तालु, ओ दौतोह कंठोष्टम। जीवा मूल्य से जीवा मूलम, क और ख का उच्चारण स्थान क्या है? जीवा मूल, ठीक है। उसके बाद वकार से दंतोष्टम, यानी कि व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत ओष्ठ। उसके बाद नासिका, यमंगणानाम नासिका च अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। तो ऐसे टोटल 10 उच्चारण स्थान यानी कि 10 सूत्र, और उसके अंदर कौन से सूत्र, कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं सारे के सारे सूत्र, बोल के देखो, बोल के देखो, लिख के देखो, इससे याद होगा आपको, ठीक है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ई चू यशानाम तालु, यहाँ पे श कौन सा वाला है? शाळेचा श, एक श। उसके बाद रू टू रशानाम मूर्धा, श कौन सा है? षटकोण वाला श इधर, ठीक है। लू तू लसानाम दंतः, ऊ पू पद्मनियानाम ओष्ठौ, ए दैतोह कंठ तालु, ओ दौतोह कंठोष्ठम। जीवा मूल्यस्य जीवा मूलम, वकारस्य दंतोष्टम, यमंगणानाम नासिका च अनुस्वारस्य नासिका, ठीक है। तो ये आपके टोटल 10 उच्चारण स्थान हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे, सूत्र याद करो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रयत्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो चैप्टर है संस्कृत वर्ण परिचय, उसके अंदर 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला है माहेश्वर सूत्र, फिर उससे कैसे प्रत्याहार बन रहे हैं वो, उसके बाद नेक्स्ट है उच्चारण स्थान, और थर्ड टॉपिक है प्रयत्न, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाँ यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अभी प्रयत्न का मतलब क्या होता है? प्रयत्नों को हम यत्न भी बोलते हैं, ठीक है। वर्णों के उच्चारण की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं, यानी कि वर्णों की उच्चारण करने की चेष्टा, यानी कि जो इच्छा है, जो हम ट्राई कर रहे हैं वर्णों को उच्चारण करने का, उसको ही हम प्रयत्न बोलते हैं। प्रयत्न मतलब क्या होता है? ट्राई करना। तो जो वर्णों को उच्चारण करने का ट्राई कर रहे हैं, जो चेष्टा है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयत्न बोलते हैं। अभी प्रयत्न के 2 टाइप्स है, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। टोटल प्रयत्न कितने हैं? 16। अगर प्रयत्न कति संति पूछा जाए, प्रयत्न कति संति यानी कि प्रयत्न कितने होते हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा षोडश, यानी कि 16। टोटल प्रयत्न इतने होते हैं। उसमें से फिर प्रयत्न के 2 टाइप्स है, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11। आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है कि कौन सा कितना है। जैसे बाह्य शब्द देखो और आभ्यंतर शब्द देखो। बाह्य शब्द छोटा है, शब्द छोटा है तो नंबर बड़ा होगा। 11 और 5 2 नंबर याद करो, ठीक है। बाह्य शब्द छोटा है तो नंबर बड़ा होगा, यानी कि 11। आभ्यंतर शब्द बड़ा है तो इसका नंबर छोटा होगा, 5। तो ऐसे 11 और 11 बाह्य प्रयत्न और 5 अभ्यंतर प्रयत्न मिला के टोटल 16 प्रयत्न होते हैं, ठीक है। अभी हम पहले बाह्य प्रयत्न देखते हैं, ठीक है। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 याद करने पड़ेंगे, 11 के 11 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये याद नहीं करते हो तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको 11 के 11 नाम याद रखने पड़ेंगे। अगर ये याद हो रहा होगा तो भी ठीक है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन इसके बाद जो है कि कौन से वर्ण का, यानी कि कौन से प्रत्याहार का कौन सा प्रयत्न है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ खर प्रत्याहार का प्रयत्न कौन सा है, तो आपको बताते आना चाहिए कि विवार, श्वास, अघोष, ये किसका प्रयत्न है? खर प्रत्याहार का प्रयत्न है। या फिर वर्ण का भी पूछ सकते हैं, खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण दे दिया और पूछा कि उसका प्रयत्न क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो वर्ण कौन से प्रत्याहार में आता है और उस प्रत्याहार का प्रयत्न कौन सा है। तो ये सारे पॉइंट्स याद करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न कैसे याद करें? मैं तो बोलूंगी कि देखो, विवार और संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, 2 2 2 2 3 जोड़ी जोड़ी बना के पढ़ो, ठीक है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित को एक साथ पढ़ो, ठीक है। 11 नाम, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक है। जोड़े जोड़े बना के याद करो, याद हो जाएगा, ठीक है। विवार में क्या होता है? कंठ का खुला होता है, ठीक है, यानी कि कंठ खुलता है। संवार में क्या होता है? कंठ का सिकुड़ना। एक में कंठ खुल रहा है, विवार में कंठ खुल रहा है, और संवार में कंठ जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ जा रहा है।
श्वास में वायु बाहर निकलती है वर्णों का उच्चारण करते समय, यानी कि इसका मतलब क्या है कि विवार प्रयत्न के अंदर जो भी वर्ण आते हैं, ठीक है, उनका उच्चारण करते समय कंठ का खुलाव हो रहा है, ठीक है, कंठ खुल रहा है, ज्यादा खुल रहा है। और संवार मतलब कंठ सिकुड़ रहा है, यानी कि संवार प्रयत्न के अंदर जो वर्ण आते हैं उनका उच्चारण करते समय कंठ क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वैसे ही श्वास प्रयत्न के अंदर वायु बाहर निकल रही है, जब उस वर्ण का हम उच्चारण कर रहे हैं तो वायु मुख से बाहर निकल रही है। नाद यानी कि कंपन से नाद उत्पन्न है कि कंठ में, जैसे नाद यानी कि वाइब्रेशन समझ सकते हो आप, यानी कि कोई कोई वर्ण प्रोनाउंस करते हो क्या होता है, वाइब्रेशन होती है थोड़ी सी थ्रोट के अंदर, तो वो क्या हो गया, नाद। घोष के अंदर आवाज गूंजती है, ठीक है, अघोष में आवाज नहीं गूंजती। अल्प प्राण में वायु का कम उपयोग होता है, महाप्राण में वायु का अधिक उपयोग होता है। उदात्त में ऊंचा स्वर उच्चारण, अनुदात्त में नीचा या धीमा स्वर उच्चारण, और स्वरित में मध्यम स्वर उच्चारण, यानी कि टोनिंग, हाई टोन, लो टोन और मीडियम टोन। उदात्त यानी कि हाई टोन, अनुदात्त यानी कि लो टोन एंड स्वरित यानी कि मीडियम टोन। तो इस टाइप में 11 बाह्य प्रयत्न है, ठीक है। अभी 5 है आपके अभ्यंतर प्रयत्न, कौन से, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और सवृत। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और सवृत, ये क्या है, 5 अभ्यंतर प्रयत्न है, ठीक है। अभी स्पृष्ट के अंदर क्या हो रहा है, जिह्वा का उच्चारण स्थान को स्पर्श पूर्णतः, जिह्वा उच्चारण स्थान को पूर्णतः स्पर्श कर रही है स्पृष्ट के अंदर। और ईषद स्पृष्ट में जिह्वा का उच्चारण स्थान को अल्प स्पर्श, यानी कि थोड़ा स्पर्श करिए। अभी देखो ईषद, ईषद का मतलब क्या होता है, थोड़ा, ईषद मतलब थोड़ा या फिर अल्प, तो जहां पे भी ईषद लिखा हो इसका मतलब होगा वहां पे थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। यानी कि जिह्वा उच्चारण स्थान को ईषद स्पृष्ट में थोड़ा स्पर्श करिए, अल्प स्पर्श करिए, ईषद स्पर्श करिए, ठीक है। ईषद विवृत में मुख का थोड़ा खुला हो रहा है, अल्प खुला हो रहा है। विवृत में मुख का अधिक खुला हो रहा है, ठीक है। और सवृत में मुख बंद रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, 5 अभ्यंतर प्रयत्न है, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और सवृत, ठीक है। अभी पहले ये देख लेते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न में देख लेते हैं कौन से वर्ण आते हैं। स्पृष्ट, स्पृष्ट में क्या हो रहा है, जिह्वा उच्चारण स्थान को पूर्णतः स्पर्श कर रही है। उसके अंदर कौन से वर्ण आते हैं, स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, क वर्ग से लेके प वर्ग तक, पांचों वर्गों में जितने भी वर्ण आते हैं सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्णों का प्रयत्न कौन सा होता है, स्पृष्ट। याद करने का तरीका, स से शुरू किया, स से शुरू किया, स्पृष्ट का स्पर्श, यानी कि स्पृष्ट प्रयत्न में स्पर्श वर्ण आएंगे क से म तक, ठीक है। नेक्स्ट ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आएंगे, ईषद विवृत में उष्ण वर्ण आएंगे। स्पृष्ट स्पर्श वर्ण, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, अंतस्थ उष्ण, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, अंतस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण, इसको जोड़े में याद कर लो, ठीक है। उसके बाद विवृत, विवृत में क्या हो रहा है, मुख का अधिक खुला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएंगे, सभी स्वर आएंगे अ को छोड़ के, यहाँ पे अ को काउंट नहीं करोगे आप, अ को किसमें काउंट करोगे, सवृत, सवृत में क्या होगा, अ। विवृत के अंदर सारे के सारे स्वर आएंगे अ को छोड़ के, और सवृत के अंदर अ आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि सारे के सारे अभ्यंतर प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। स्पृष्ट में क्या होगा, स्पर्श वर्ण आएंगे, उसके बाद ईषद स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आएंगे, ईषद विवृत में उष्ण वर्ण आएंगे, विवृत के अंदर सारे के सारे स्वर आएंगे अ को छोड़ के, और सवृत के अंदर रस्व अ आएगा, ठीक है। याद रखना, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। अभी नेक्स्ट है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न किसका है, खर प्रत्याहार के वर्णों का। अभी खर प्रत्याहार के वर्णों को कैसे याद करना है, फर्स्ट सेकंड वर्ण ऑफ ईच वर्ग, जो हमने 5 वर्ग डिवाइड किए थे, लाइक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर एक वर्ग के पहले 2 वर्ण और श और स, ये वर्ण किसके अंदर आते हैं, खर प्रत्याहार के अंदर आते हैं। खर प्रत्याहार यानी कि ख से शुरू करेंगे और र जो है इत संज्ञक वर्ण होगा, इसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे इत संज्ञक वर्णों को छोड़ के वो सारे के सारे वर्ण किसमें आएंगे, खर प्रत्याहार के अंदर आएंगे, ठीक है। तो खर प्रत्याहार में हर एक वर्ग का फर्स्ट और सेकंड वर्ण आएगा, और श और स, इसको याद करने का तरीका है ये, ठीक है।
अगर आप ये याद नहीं कर रहे हो तो आप माहेश्वर सूत्र से भी कर सकते हो। माहेश्वर, हाँ, और कभी भी आप संस्कृत का पेपर सॉल्व करो तो एक बात याद रखना कि स्टार्टिंग में आपको आंसर शीट मिलती है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर मिलने के पहले पेपर पे कुछ भी मत लिखना, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जो रफ वर्क का स्पेस होता है आपके पास, उसमें पहले ही माहेश्वर सूत्र लिख देना, ठीक है। क्योंकि पेपर सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं आपको माहेश्वर सूत्र की जरूरत पड़ेगी, तो एक जगह पे पहले उसको लिख के रख दो ताकि आपको बाद में चल के आसानी जाए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में याद ना करना पड़े माहेश्वर सूत्र को, फट से पलट के देख लेना, जहाँ पे रफ वर्क का स्पेस रहता है पहले ही माहेश्वर सूत्र लिख लेना, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हो। फिर खर प्रत्याहार वहां पे मार्क करो माहेश्वर सूत्र में, और उसमें कौन से वर्ण आ रहा है देखो, हितसंज्ञक वर्णों को छोड़ के, और फिर उसका प्रयत्न कौन सा आ रहा है। खर प्रत्याहार का कौन सा प्रयत्न है, विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न, ठीक है। उसके बाद हर्ष प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार का कौन सा प्रयत्न है, संवार, नाद और घोष, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट सेकंड वर्ण आ रहे हैं हर एक वर्ग के, इसमें थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ण आएंगे, ठीक है। यहाँ पे श, श और स आ रहा था, यहाँ पे य, र, ल, व और ह आएगा, ठीक है। विवार, संवार, श्वास, नाद, और यहाँ पे उल्टा कर दो, अघोष और घोष। याद करने का तरीका, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष और घोष। तो पहले वाले का क्या होगा, खर प्रत्याहार, और दूसरे वाले का क्या होगा, हर्ष प्रत्याहार। खर प्रत्याहार और हर्ष प्रत्याहार याद कर लो, ठीक है। खर प्रत्याहार विवार, श्वास, अघोष। हर्ष प्रत्याहार संवार, नाद, घोष। खर प्रत्याहार के अंदर क्या आएगा, हर एक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श, श और स आएगा। हर्ष प्रत्याहार के अंदर हर एक वर्ग का थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ण और य, र, ल, व और ह, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी दिख रहा है तो उसका प्रयत्न कौन सा होगा, संवार, नाद और घोष। ये तीनों के तीनों प्रयत्न होंगे, तो इनमें से अगर आपको कोई भी दिख रहा है तो आप उसको मार्क करेंगे। सारे दिख रहे हैं तो ऑल कर लेना, ठीक है। तो खर प्रत्याहार का कौन सा प्रयत्न है, विवार, श्वास और अघोष। हर्ष प्रत्याहार का कौन सा प्रयत्न है, संवार, नाद और घोष, ठीक है। अभी अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण का है, अल्प प्राण किसका प्रयत्न है, यण प्रत्याहार का, और महाप्राण किसका प्रयत्न है, शल प्रत्याहार का, ठीक है। यण प्रत्याहार में क्या आता है, यण प्रत्याहार में आएंगे अंतस्थ वर्ण, यानी कि य, र, ल और व। शल प्रत्याहार में क्या आएगा, उष्म वर्ण, यानी कि श, श, स और ह। यण प्रत्याहार यानी कि वर्ग का फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ वर्ण। शल प्रत्याहार यानी कि हर वर्ग का सेकंड एंड फोर्थ वर्ण। ये अगर याद नहीं हो रहा है तो इट्स ओके, बस एक शॉर्ट में याद करने का ट्रिक है डायरेक्टली, लेकिन अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो मत करो, महेश्वर सूत्र से जाके देखो, ठीक है। महेश्वर सूत्र में यह न प्रत्याहार देखो, उसके अंदर कौन से वर्ण आ रहे हैं वो देखो, उनका प्रयत्न क्या होगा, अल्प प्राण प्रयत्न होगा, ठीक है। ये बस एक तरीका है याद करने का, कंफ्यूज हो रहा हो तो याद मत करना, सिर्फ इतना याद रखो। और ये डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि शल प्रत्याहार के वर्णों का प्रयत्न बताओ, तो आपको आना चाहिए शल प्रत्याहार के प्रयत्नों का प्रयत्न कौन सा होता है, महाप्राण प्रयत्न। तो अल्प प्राण प्रयत्न का कौन सा प्रत्याहार है, यण प्रत्याहार, और महाप्राण का शल प्रत्याहार। और उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसके अंदर सभी स्वर आए, यानी कि किसी भी स्वर का अगर पूछा जाए प्रयत्न कौन सा है तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित में से कोई भी, ठीक है। ऑप्शन हो तो उसको आप टिक करेंगे। सभी स्वरों का उदात्त, अनुदात्त और स्वरित प्रयत्न होता है, याद करना पड़ेगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है इसमें से, डायरेक्ट। अभी आगे हम एमसीक्यू सॉल्व भी करेंगे तो तभी आप देखना कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला चैप्टर खत्म होता है। क्या क्या देखा हमने, वर्ण देखा, उसके बाद हमने स्वर देखा, स्वर का क्लासिफिकेशन देखा, स्वर कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। टाइप्स कौन से स्वर के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं, 33, उसको हमने 5 वर्गों में बांटा है, ठीक है। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन क्या है, अंतस्थ वर्ण, उष्ण वर्ण, स्पर्श वर्ण और संयुक्त व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। उसके बाद हमने क्या देखा, माहेश्वर सूत्र देखा, 14 माहेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा प्रत्याहार कितने होते हैं, 42, यानी कि सूत्रों को संक्षेप में कहना, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्याहार बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आएंगे, हल प्रत्याहार में सारे के सारे व्यंजन आएंगे,
अल प्रत्याहार में पूरी की पूरी वर्णमाला आएगी, यर्ण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आएंगे और शल प्रत्याहार में उष्ण वर्ण आएंगे। जो लास्ट वाला वर्ण होता है हर एक सूत्र का वो इत संज्ञक वर्ण है, उसका हमें लोप करना है, उसको हमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उच्चारण स्थान देखे, उसके बाद हमने प्रयत्न देखे, टोटल कितने होते हैं, षोडश यानी 16। बाह्य प्रयत्न एंड अभ्यंतर प्रयत्न दो टाइप से। बाह्य प्रयत्न यानी कि छोटा शब्द यानी कि बड़ा नंबर, कितने, 11। उसके बाद अभ्यंतर प्रयत्न बड़ा शब्द यानी कि छोटा नंबर, तो कितने होंगे, 5, 5 अभ्यंतर प्रयत्न। सारे के सारे नाम याद करने पड़ेंगे, 11 नाम कौन से हैं बाह्य प्रयत्न के और 5 नाम अभ्यंतर प्रयत्न के याद करने हैं, और उसके बाद उसके अंदर कौन से वर्ण आ रहे हैं वो भी आपको याद करने हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जो है संज्ञा प्रकरण, जो भी 5 मार्क के लिए आता है, एमसीक्यू, ओनली एंड ओनली एमसीक्यू। तो पहले 2 चैप्टर अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो तो आपके 10 मार्क तो कहीं भी नहीं जा रहे। बोलते हो ना संस्कृत में पास होना डिफिकल्ट है, पास होना डिफिकल्ट है, थोड़ा 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 करके पढ़ो, थोड़े 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 नंबर ऐड हो जाएंगे और पास हो जाओगे। देखो ना, इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, पहला चैप्टर तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, 5 मार्क तो कहीं भी नहीं जाने वाले अगर अच्छे से पढ़ते हो, चीजों को याद रखते हो तो। दूसरा चैप्टर भी अच्छे से पढ़ोगे तो 10 मार्क तो इधर ही फिक्स हो गए आपके। अभी संज्ञा प्रकरण स्टार्ट करते हैं। संज्ञा का मतलब क्या होता है, सामान्यतः नाम को संज्ञा कहा जाता है, कोई भी अगर नाम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अभी अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं, तो ये सूत्र आपको याद करना है, इसमें से एमसीक्यू आता है, ठीक है। मीनिंग याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सूत्र आपको याद होना चाहिए किसका क्या सूत्र है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है, संयोग। संयोग का सूत्र है हलो अनंतराहा संयोग, दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में अच का न होना। अभी हल मतलब क्या होता है, हल मतलब मैंने क्या बोला था, अगर कहीं पे भी अच लिखा हो उसका मतलब हम क्या समझेंगे, स्वर, और कहीं पे भी हल लिखा हो तो उसका मतलब हम क्या समझेंगे, व्यंजन, ठीक है। यानी कि दो व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का न होना, उसको हम क्या बोलेंगे, संयोग। हलो अनंतराह संयोग। नेक्स्ट है संहिता, परह सन्निकर्ष संहिता। संहिता का सूत्र क्या है, परह सन्निकर्ष संहिता, यानी कि वर्णों का अत्यंत समीप होना। संहिता को संधि भी मान सकते हैं। संधि में क्या होता है, दो वर्णों को मिला के हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है। तो संधि ही, संहिता को ही हम संधि बोल सकते हैं, वर्णों का अत्यंत समीप होना, पास में होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, संहिता। तो इसका सूत्र क्या है, परह सन्निकर्ष संहिता, हलो अनंतराः संयोगः, और संहिता का सूत्र है परह सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। नेक्स्ट है रस्व दीर्घ प्लूत। रस्व दीर्घ प्लूत का सूत्र क्या है, उकालो रस्व दीर्घ प्लूत। अब ये रिलेटेड है टू द टाइम, कितना लग रहा है उच्चारण में, ठीक है, समय कितना लग रहा है। तो एक मात्रिक समय लग रहा है तो रस्व, द्विमात्रिक समय लग रहा है तो दीर्घ, और त्रिमात्रिक समय लग रहा है उच्चारण में तो प्लूत वर्ण, ठीक है। ह्रस्व वर्णों को एक मात्रिक समय लगेगा उच्चारण में, दीर्घ वर्णों को द्विमात्रिक समय लगेगा, और प्लुत वर्णों को त्रिमात्रिक समय लगेगा उच्चारण करने में। यानी कि एक मात्रिक यानी कि कम, दो मात्रिक उससे थोड़ा ज्यादा, और त्रिमात्रिक उससे भी और भी ज्यादा समय लग रहा है। तो ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण और प्लुत वर्ण, ठीक है। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक का क्या सूत्र है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। अनुनासिक वर्ण यानी कि जिनके उच्चारण में मुख और नासिका दोनों का प्रयोग हो रहा है, उनको हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक वर्ण बोलेंगे। अगर आपको याद होगा हमने व्यंजन के अंदर अनुनासिक वर्ण पढ़े थे। हर एक वर्ग का, जो पांचों वर्ग है व्यंजन के, उसमें से हर एक वर्ग का जो लास्ट वाला वर्ण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनके उच्चारण में मुख और नासिका का प्रयोग होता है, ठीक है। मुख और नासिका दोनों से एक साथ उच्चारित होने वाले जो वर्ण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये क्या है, हर एक वर्ग के लास्ट वाले वर्ण लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे क्या है, अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। सूत्र क्या है, मुख नासिका वचनो अनुनासिक। अभी नेक्स्ट क्या है, पदम। पदम का सूत्र क्या है, सुप्तिडंतम पदम। किसी भी अर्थपूर्ण शब्द को पद कहते हैं। कोई भी अर्थपूर्ण शब्द, कोई भी शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पद। जैसे कि राम, रामौ, रामाः, कोई भी शब्द जिसका कोई भी शब्द जिसका अर्थ हो उसको हम क्या बोलते हैं, पद बोलते हैं, ठीक है। उसका सूत्र क्या है, सुप्तिडंतम पदम। नेक्स्ट है धातु। धातु का मतलब होता है क्रियापद के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे रामऊ लिखा है, ठीक है, तो रामऊ का धातु क्या होगा, राम, क्योंकि राम का एक
राम शब्द को हमने एक अलग फॉर्म दिया है, ठीक है, रामऊ, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है, ओरिजिनल वर्ड क्या है, राम। तो राम क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कोई हमारा दोस्त होता है, ठीक है, किसी का नाम होगा, अगर अभिषेक नाम है किसी का, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ए अभया, ऐसे बोलते हैं ना। तो अभया उसको एक फॉर्म दे दिया हमने, बट उसका ओरिजिनल नाम क्या है, अभिषेक है। यानी कि अभिषेक क्या है, धातु है, उसका मूल रूप है। वाह, क्या एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्या है, धातु। धातु का मतलब होता है क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। इसका सूत्र क्या है, भुवाद्यो धातवः सनान्यता धातवः, ठीक है। ये दोनों सूत्र किसके हैं, धातु के। धातु का मतलब होता है मूल रूप। अभी उपसर्ग, उपसर्ग का क्या सूत्र है, उपसर्गाः क्रियायोगे। उपसर्ग का मतलब होता है, क्या होता है, जो किसी भी शब्द के या किसी भी पद के पहले लगता है और उसको मतलब एक प्रॉपर मीनिंग देता है। जैसे कि अगर हार लिखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, हार जाना, मतलब टू लूज। इसके अगर मैंने प्र लगा दिया, तो ये क्या बन गया, प्रहार। तो अभी इसका मीनिंग चेंज हो गया। हार और प्रहार में फर्क है ना। ये स्टार्टिंग में हमने क्या लगाया, प्र लगाया, तो ये प्र क्या है, उपसर्ग, यानी कि किसी भी पद या शब्द के पहले लग के अगर वो उसका मीनिंग को चेंज कर दे रहा है, ठीक है, उसकी मीनिंग को चेंज कर दे रहा है। हार और प्रहार, इन दोनों में फर्क है। क्यों फर्क हुआ, कि हमने पहले क्या लगाया, प्र लगाया, तो प्र क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। जिनका क्रिया से संबंध होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 22। उपसर्ग का सूत्र क्या है, उपसर्गाः क्रिया योगे, यानी कि जिसका क्रिया से संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि प्र, परा, पसम, अनुवनिस, निर्दुष, दुर्व्रिया, 22 उपसर्ग होते हैं, याद करने पड़ेंगे 22 उपसर्ग। उसके बाद गुण। गुण का सूत्र है अदेंग गुण। अ, ए और ओ इन वर्णों को गुण वर्ग माना जाता है। क्यों, क्योंकि इन वर्णों की आगे चल के क्या होती है, गुण संधि होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गुण वर्ण। अदेंग गुण, अ, ए और ओ। उसके बाद वृद्धि। वृद्धि का सूत्र क्या है, वृद्धि राधेच, यानी कि आ, ऐ और औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इनकी आगे चल के क्या होती है, वृद्धि संधि होती है, आ, ऐ और औ। उसके बाद ईत। ईत का सूत्र क्या है, हलंत्यम। माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण को ईत संज्ञक माना जाता है, उसकी ईत संज्ञा होती है, अतः इस वर्ण का लोप हो जाता है। जैसे अ, ई, उ, न अगर सूत्र है, पहला सूत्र माहेश्वर सूत्र का, तो उसमें का लास्ट वाला वर्ण जो है, यानी कि न जो है, वो क्या है, ईत संज्ञक वर्ण है, तो इसको हमको काउंट नहीं करना है, इसका लोप कर देना है, ठीक है। तो ईत का सूत्र क्या है, हलंत्यम। उसके बाद लोप। लोप का सूत्र क्या है, अदर्शन लोप और तस्य लोप। ईत संज्ञक वर्ण का लोप कर देना है। तो अगर कहीं पे लिखा है कि ईत संज्ञक वर्ण का लोप किस सूत्र से हो रहा है, तो उसको आप लिखेंगे अदर्शन लोप या फिर तस्य लोप, ठीक है। उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का सूत्र क्या है, आदि रंतेन संहिता। आदि रंतेन संहिता, संहिता और संहिता, ठीक है, डिफरेंस याद रखो। संहिता का सूत्र क्या है, परः सन्निकर्षः संहिता, और प्रत्याहार का सूत्र क्या है, आदि रंतेन संहेता। यहाँ पे क्या है, संहेता है, और वहां पे क्या था, संहिता था, ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन में दोनों दे सकते हैं कि प्रत्याहार का सूत्र बताओ, आदि रंतेन संहिता और आदि रंतेन संहिता, तो आपको संहिता को टिक करना है, संहिता को टिक नहीं करना है, ठीक है। यह सूत्र बताता है कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। आदि रंतेन, आदि और अंत, यानी कि पहला वर्ण और दूसरा वर्ण। माहेश्वर सूत्र का कोई भी वर्ण, आदि वर्ण, ईत संज्ञक वर्ण को छोड़ के, यानी कि दो वर्णों से प्रत्याहार बन रहा है, तो पहला वर्ण आप कोई भी ले सकते हो, सिर्फ ईत संज्ञक वर्ण को छोड़कर, आदि में यानी कि स्टार्टिंग में, और उसके बाद आने वाले किसी भी सूत्र का ईत संज्ञक वर्ण अंत में रखकर। आदि में क्या करना है, कि आदि में यानी कि स्टार्टिंग में क्या करना है, किसी भी सूत्र का कोई भी वर्ण ले लोगे ईत संज्ञक वर्ण छोड़ के, और अंत में यानी कि सेकंड वाला जो वर्ण है वो आप उसके आगे वाले किसी भी सूत्र का ईत संज्ञक वर्ण लेंगे, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। उसके बाद आने वाले किसी भी सूत्र का ईत संज्ञक वर्ण अंत में रखकर प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे अ, ई, उ, न, रू, रू, क, ठीक है, इसमें स्टार्टिंग का हमने अ ले लिया और ईत संज्ञक वर्ण क, तो यहाँ पे अ, क प्रत्याहार बन जाएगा। और इसके अंदर वर्ण कौन से आते हैं, मैंने क्या बोला था, ईत संज्ञक वर्णों को काउंट नहीं करना है, तो अ क प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, रू और लू। अ, ई, उ, रू और रू। ईत संज्ञक वर्णों का लोप करना है, ईत संज्ञक वर्णों को काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद
और एक एग्जाम्पल श श स र ह ल में, ठीक है। यहाँ पे शल प्रत्याहार बन रहा है श से ल तक। इसमें कौन से वर्ण आएंगे? श श स और ह, श श स और ह। लास्ट में जो हलंत र है, लास्ट में जो हलंत ल है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं। और इसका सूत्र क्या है? हलंत्यम। और इत संज्ञक वर्ण का हम लोप किस सूत्र से कर रहे हैं? अदर्शन लोप या फिर तस्य लोप, ठीक है। प्रत्याहार का सूत्र क्या है? ये क्या बना यहाँ पे? प्रत्याहार। प्रत्याहार का सूत्र क्या है? आदिर अंत्येन संहिता, जो बताता है कि प्रत्याहार कैसे बना, कैसे उसका निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद 3 चीजें हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त क्या सूत्र क्या है? उच्चार उदात्त, यानी कि उच्चारण स्थान अर्थात कंठ, तालु आदि के ऊपरी भाग से उच्चारित स्वर। अभी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के अंदर स्वर आएंगे, ठीक है। ये स्वर के लिए है तीनों के तीनों सूत्र। तो उच्चारण स्थान, कोई भी हमारा उच्चारण स्थान, जैसे अलग अलग वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो अगर उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से स्वर उच्चारित हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे उदात्त, जिसका सूत्र है उच्चर उदात्त, ठीक है। उच्चारण स्थान अर्थात कंठ, तालु आदि के निम्न भाग से उच्चारित स्वर, यानी कि उसके नीचे वाले भाग से अगर स्वर उच्चारित हो रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे अनुदात्त, जिसका सूत्र क्या है? निच्चर उदात्त। उसके बाद स्वरित। स्वरित का सूत्र है समाहार स्वरित। उदात्त तथा अनुदात्त की मध्य स्थिति में स्वर का उच्चारण, यानी कि उच्चारण स्थान के ऊपर वाले भाग से अगर स्वर का उच्चारण हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे उदात्त। उच्चारण स्थान के नीचे वाले भाग से अगर उच्चारण हो रहा है स्वर का तो उसको हम बोलेंगे अनुदात्त। और उदात्त और अनुदात्त के मध्य की स्थिति है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्वरित। उदात्त का सूत्र है उच्चर उदात्त, अनुदात्त का सूत्र है निचर उदात्त और स्वरित का सूत्र है समाहार स्वरित, ठीक है। उसके बाद सवर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है? ऐसे दो वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न सेम है, ठीक है। क्या क्या सेम है? उच्चारण स्थान और प्रयत्न। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान और प्रयत्न सेम है उनको हम क्या बोलेंगे? सवर्ण। इसका सूत्र क्या होता है? तुल्यस्य प्रयत्न सवर्णम, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न प्रकार समान हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सवर्ग बोलेंगे। जैसे क और ख, ये क्या है? सवर्ण है। क्यों? क्योंकि क और ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। क वर्ग के सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो क वर्ग में क और ख आ गए, यानी कि इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और इन दोनों का प्रयत्न, जो स्पर्श वर्ण है, यानी कि क से लेके तो म तक, क वर्ग से प वर्ग तक, उसके अंदर जितने भी व्यंजन आ रहे हैं, जितने भी वर्ण आ रहे हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है? स्पृष्ट। यानी कि क और ख का उच्चारण, क और ख उनका प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। यानी कि क और ख का प्रयत्न क्या होगा? स्पृष्ट। यानी कि दोनों का उच्चारण स्थान सेम है, कंठ। दोनों का प्रयत्न सेम है, स्पृष्ट। यानी कि क और ख क्या हो जाएंगे? सवर्ण हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट 2 टर्म्स आते हैं, निमात, निपात और प्रगृह्यम, ठीक है। निपात का सूत्र है चाद्यो अस्त्य और प्राद्य निपात, ठीक है। अब ये सूत्र तो याद ही करने पड़ेंगे आपको, चाद्यो अस्त्य और प्राद्य निपात। निपात का अर्थ क्या होता है? जिनका क्रियापद से संबंध नहीं होता। जिनका क्रियापद से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाक्य में प्रयोग, राम च श्याम पठतः, यानी कि राम और श्याम पढ़ते हैं। यहाँ पे च क्या काम कर रहा है? च का क्रिया से कोई संबंध है क्या? पठतः से कोई संबंध है? नहीं। वो क्या कर रहा है? बस वाक्य को जोड़ रहा है। जैसे राम और श्याम को जोड़ने के लिए बीच में च आ गया, तो ये च क्या है? निपात है, ठीक है। च क्या है? निपात है। इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है। निपात जोड़ने वाला होता है, ठीक है। क्रियापद से इसका कोई संबंध नहीं होता, जैसे कि सु, उत, उ, प्रति, च आदि, ये क्या है? निपात, ठीक है। उसके बाद प्रगृह्यम। प्रगृह्यम का सूत्र क्या है? ईदद्वेद विचम प्रगृह्यम, ठीक है। इकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, ठीक है। प्रगृह्य का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर संधि नहीं होती है, ठीक है। इकारांत, इकारांत का मतलब हो गया जैसे कि स खी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे? स आधा स, उसमें अ मिलाया तो स बन गया। उसके बाद ख आधा ख, उसमें हमने ई मिलाया तो लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ईकारांत शब्द है, ठीक है। तो ईकारांत, वैसे ही उकारांत में क्या होगा? लास्ट में उ आएगा, तो वो शब्द कौन सा हो जाएगा? उकारांत शब्द हो जाएगा। वैसे ही एकारांत, यानी कि लास्ट में एक ही मात्रा अगर आ रही है, ये मात्रा अगर आ रही है, यानी कि वो क्या है? एकारांत शब्द है। तो ईकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन शब्दों में क्या होता है? प्रगृह्य संज्ञा होती है, यानी कि उनमें संधि जो है वो नहीं होती। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द्विवचन
के अंत में आने वाले स्वर ई उ ए, जैसे हरि आगच्छतः, हरि प्लस आगच्छतः, ऐसा अगर लिखा है कि इसका संधि करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ई और आ के अंदर संधि संधि होगी, ठीक है। लेकिन ये जो है हरि जो है ये क्या है, इकारांत द्विवचन शब्द है, ठीक है। इकारांत द्विवचन शब्द होने की इसके लिए शब्द रूप आना चाहिए इकारांत, पर ठीक है इतना कॉम्प्लेक्स नहीं, आगे हम शब्द रूप देखेंगे। हरि प्लस आगच्छत अगर लिखा है तो यहाँ पे ई और आ के बीच में क्या होगी, संधि होगी। लेकिन ये हरि जो शब्द है ये क्या है, इकारांत द्विवचन शब्द है, इसलिए इसके अंदर संधि का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की ई उ और ए की प्रगृह्य संज्ञा होती है, प्रगृह में संधि नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे ई और आ में संधि नहीं होगी, तो ये क्या है, प्रगृह्यम। प्रगृह्यम का सूत्र क्या है, ईद्वदे द्विचम प्रगृह्यम। निपात का सूत्र क्या है, चाद्योस्त्वे और प्रात्य निपात। तो ये 18 सूत्र है, आपको किसका कौन सा सूत्र है आपको बस इतना याद रखना है, मीनिंग इतना पूछते नहीं है। हाँ, इसका मीनिंग याद रखना, सवर्ण का मीनिंग, निपात का मीनिंग और प्रगृह्य का मीनिंग, ठीक है। बाकियों का मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप सूत्र याद रखो, ठीक है। मैं बता दूं कि एक बार क्या क्या याद करना है। देखो, सवर्ण याद करो, निपात याद करो, सूत्र तो सबके ही याद करने, ठीक है। मीनिंग इन तीनों के याद करो। नहीं, प्रत्याहार, प्रत्याहार का मीनिंग याद करो, लोप का मीनिंग याद करो, इत संज्ञा का मीनिंग याद करो। मीनिंग तो है ही नहीं कुछ, वो तो टर्म्स ही है बस। हाँ, ह्रस्व दीर्घ प्लूत का मीनिंग याद करो, बस इतनों के मीनिंग याद करना। और सूत्र सभी के सभी सूत्र याद करने हैं, ठीक है। सूत्र सारे के सारे 18 सूत्र सेकंड चैप्टर के याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर भी हो गया, ठीक है। तो अभी फर्स्ट चैप्टर भी हो गया, सेकंड चैप्टर भी हो गया, तो अभी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। और उन दोनों चैप्टर से सिर्फ एमसीक्यू आता है, तो अब हम दोनों चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णस्य उच्चारण स्थान किं अस्ति, यानी कि अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए आपको सूत्र याद होने चाहिए उच्चारण स्थान के। तो अ कौन से सूत्र में आ रहा था, याद करो, ए दैतोह कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। और ओ दौतोह कंठोष्टम, यानी कि ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ट। तो यहाँ पे कंठोष्ट कहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, ऊष्म वर्णानाम प्रत्याहार कह संति, यानी कि ऊष्म वर्ण का कौन सा प्रत्याहार होता है। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, श, श, स और ह। तो मैंने क्या बताया था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऊष्म वर्ण, श से, तो इसका प्रत्याहार भी कहाँ से स्टार्ट होगा, श से, यानी कि श ल प्रत्याहार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, शल प्रत्याहार। नेक्स्ट, यण प्रत्याहारस्य वर्णानां बाह्य प्रयत्न कह सन अस्ति, यानी कि यण प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, ठीक है। याद करो, नहीं याद आएगा मुझे पता है, एक बार पढ़ के याद नहीं होगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जितना हो सकता है उतना रिवीजन करो, क्योंकि ये जो इजी टॉपिक्स है ना, इसके तो एटलीस्ट मार्क्स आप मत जाने दो, ठीक है। यण प्रत्याहार का प्रयत्न होता है अल्प प्राण, ठीक है। यण प्रत्याहार का प्रयत्न होता है अल्प प्राण, और शल प्रत्याहार का प्रयत्न होता है महाप्राण, ठीक है। यण प्रत्याहार का प्रयत्न होता है अल्प प्राण, शल प्रत्याहार का प्रयत्न होता है महाप्राण। तो यण प्रत्याहार का प्रयत्न है अल्प प्राण, ठीक है। नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्रेषु अंत्यवर्णाः ब्लैंक संज्ञकः सन्ति, यानी कि माहेश्वर सूत्र का जो आखिरी वाला वर्ण होता है वो कौन सा संज्ञक होता है, कौन सा संज्ञक होता है, ईत संज्ञक होता है, राइट। नेक्स्ट, बाह्य प्रयत्नस्तु ब्लैंक, यानी कि बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, नंबर पूछा उन्होंने, तो शब्द छोटा है तो नंबर बड़ा होगा, यानी कि बाह्य शब्द छोटा है तो नंबर बड़ा होगा, कौन सा, 11, एकादशधा, आंसर कौन सा होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट, आदिरंतेन संहिता सूत्र
कस्य संज्ञा कुरुते आदिरंतेन सहिता। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आदिरंतेन सहिता किसका सूत्र है, तो प्रत्याहार का सूत्र है आदिरंतेन सहिता। संहिता का सूत्र क्या है, परः सन्निकर्षः संहिता, और प्रत्याहार का सूत्र क्या है, आदिरंतेन सहेता। तो यहाँ पे क्या दिया है, सहेता दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्याहार, ठीक है। नेक्स्ट, मुख नासिका वचनो ब्लैंक। देखो डायरेक्टली पूछा गया है सूत्र, मुख नासिका वचनो ब्लैंक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुनासिकः। अभी यहाँ पे ऑप्शंस को अच्छे से देखो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, अनुनासिक, और थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, अननुनासिक। अगर कोई जल्दी जल्दी में आंसर लिखेगा तो ये भी लिख सकता है आंसर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट आंसर क्या है, ए अनुनासिक, ठीक है। और कभी भी पेपर के अंदर आप कट करके फिर से आंसर लिखोगे तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। लाइक अगर आपने ये आंसर लिखा फिर आपने इसको कट करके फिर ये आंसर लिखा तो उसको काउंट नहीं करते हैं, 0 मार्क्स आते हैं उसमें, ठीक है। तो कभी भी ट्राई करना कि जब आप 100% श्योर हो अपने आंसर को लेके, जब आपको पता है कि हाँ यही आंसर है 100%, मैं इसको बाद में चेंज नहीं करने वाला, तभी आंसर लिखना, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आंसर मत लिखो, उसको छोड़ दो, बाद में पूरा सारे एमसीक्यू सॉल्व होने के बाद वापस से उसके बारे में सोचना है, फिर आंसर लिखना, ठीक है। कट करके दूसरा आंसर मत लिखो, मार्क्स नहीं मिलने वाले, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुनासिक, ओके। नेक्स्ट, मोर क्वेश्चंस। यमंगणनम झप य माहेश्वर सूत्रों ईत संज्ञक वर्ण, हाँ यानी कि इन सूत्रों के ईत संज्ञक वर्ण कौन से पूछे गए। ईत संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, किसी भी सूत्र का जो लास्ट वाला वर्ण होता है वो क्या होता है, ईत संज्ञक वर्ण होता है। तो यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, इस सूत्र का लास्ट वर्ण है म, इसका है य, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, म और य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एते सवर्णाः न सन्ति, हाँ यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें से कौन से दो दो वर्ण दिए, इसमें से कौन से सवर्ण नहीं है। अभी सवर्ण का मतलब क्या होता है, जिनका पहले तो उच्चारण स्थान सेम हो और दूसरा की प्रयत्न सेम हो, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले उच्चारण स्थान चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, अ और आ, पहला वाला सूत्र अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, यानी कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। उसके बाद उ और ऊ पू पद्मन्यानाम ओष्ठौ, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। ए और ऐ, ए दई तोह कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। उसके बाद क और ख, क और ख का उच्चारण स्थान क्या है, अगेन अकुह विसर्जन नाम कंठ, यानी कि क वर्ग में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, क और ख किसके अंदर आ रहे हैं, क वर्ग के अंदर, यानी कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अब सभी का उच्चारण स्थान तो सेम है दोनों वर्णों का, तो अभी हम प्रयत्न चेक करेंगे। देखो फर्स्ट वाला क्या है, अभी हम प्रयत्न चेक करेंगे सभी का, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है, अ और आ। अभी जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसके अंदर हमने क्या देखा था, स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद, विवृत, विवृत और सवृत। तो विवृत के अंदर सभी स्वर आ रहे थे अ को छोड़ के, यानी कि आ ई उ रू ए ऐ ओ औ अम, हाँ सारे के सारे जितने भी स्वर है उनका प्रयत्न कौन सा होगा, विवृत। और सवृत के अंदर हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ अ आ रहा है, ठीक है। यानी कि अ का प्रयत्न क्या है, सवृत, लेकिन आ का प्रयत्न क्या है, विवृत, यानी कि दोनों का प्रयत्न अलग हो गया, यानी कि ये दोनों सवर्ण नहीं होंगे। इनका उच्चारण स्थान सेम है लेकिन इनका प्रयत्न सेम नहीं है, तो ये सवर्ण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अ और आ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है, जल्दीबाजी में आंसर मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्वरित, डायरेक्ट सूत्र पूछा गया है। देखो कौन सा सूत्र है, समाहार स्वरित, ओके। नेक्स्ट, प्रसक्तस्य अदर्शनम ब्लैंक संज्ञा के साथ, यानी कि कौन सी संज्ञा का हम अदर्शन, अदर्शन का सूत्र अदर्शन लोप, यानी कि किसका हम लोप करते हैं, कौन सी संज्ञा का हम लोप कर रहे हैं, कौन सी संज्ञा होती है, ईत संज्ञा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं, अंतस्थ वर्ण, यानी कि
नहीं सॉरी, उष्म वर्ण यानी कि श, श, स और ह। तो इसके अंदर कौन से वर्ण आ रहे हैं? श, श, स और ह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, ए ओ वर्णाः कस्मिन् प्रत्याहारे सन्ति, यानी कि ए और ओ वर्ण कौन से प्रत्याहार में आ रहे हैं, ठीक है। तो ए, ओ, अंग और ऐ, औ, च। तो अगर हम ए से चालू कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसके आगे वाले किसी भी सूत्र का इतसंज्ञक वर्ण चूज करना है। तो हम ये वाला ही चूज कर लेते हैं। इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? च आ रहा है। तो यहाँ पे प्रत्याहार क्या बनेगा? ए च प्रत्याहार, जिसके अंदर वर्ण कौन से आ रहे हैं? ए, ओ, ऐ और औ, यानी कि ए और ओ दोनों ही वर्ण कौन से प्रत्याहार के अंदर आ रहे हैं? ए च प्रत्याहार के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन देखो, पहला वाला ऑप्शन क्या है? यहाँ पे ऐ च है, यहाँ पे ए च है। कोई 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 अगर जल्दीबाजी में आंसर करके ऐ च भी लिख सकता है, लेकिन ऐ च प्रत्याहार के अंदर कौन सा वर्ण आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ औ आ रहा है। उन्होंने क्या पूछा है? ए और ओ कौन से कौन से प्रत्याहार में आ रहा है? ए और ओ कौन से प्रत्याहार में आ रहा है, ये पूछा है, ठीक है। तो ऐ च प्रत्याहार में सिर्फ और सिर्फ औ आ रहा है, उसमें ए और ओ आ रहे हैं क्या? नहीं, ए और ओ किस में आ रहे हैं? ए च प्रत्याहार के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए च आएगा, ऐ च नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शंस को देख के आंसर लिखना, ठीक है। बिना सारे ऑप्शन देखे कभी भी आंसर मत लिखना, ओके। नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्रानी ब्लैंक संति, यानी कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? अभी इसमें तो क्या है, तो बहुत इजी, 14, चतुर्दश, ठीक है। अ, ई, उ, रू, रू वर्णाः, कौन से वर्ण है ये है ह्रस्व स्वर। पहले तो सारे के सारे स्वर है, ठीक है, फिर सारे ह्रस्व है, छोटे वाले है ना, तो ये क्या है? ह्रस्व स्वर। उसके बाद माहेश्वर सूत्रानुसारम अच, माहेश्वर सूत्र के अनुसार अच का मतलब क्या आता है? अच क्या है? अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के अंदर क्या आता है? सारे के सारे स्वर आते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वराः। माहेश्वर सूत्रानुसारम अच स्वराः। हयवरटलन इति सूत्रयो ब्लैंक वर्णानाम लोपः भवन्ति, यानी कि इन दो सूत्रों में कौन से वर्णों का लोप होगा? कौन से वर्ण का लोप होता है? इतसंज्ञक, यानी कि हर सूत्र का लास्ट वाला वर्ण। तो इसका लास्ट वर्ण कौन सा है? ट, और इसका कौन सा है? न। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ट और न, टन। नेक्स्ट, ईचु यशानाम, ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालु, ओष्ठौ उत्पत्ति स्थानम, ओष्ठ किसका उच्चारण स्थान है? उत्पत्ति स्थान उच्चारण स्थान। उ, पु, पद्मन्यानाम ओष्ठौ, यानी कि कौन सा वर्ग? प वर्ग, ऑप्शन नंबर 4। ए ऐ वर्णयो उच्चारण स्थानम, ए और ऐ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए दैतोह कंठ तालु, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? कंठ तालु। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, न वर्ण से उच्चारण स्थान, यानी कि न वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है। तो न कौन से वर्ग में आ रहा है? त वर्ग में। और त वर्ग कौन से सूत्र में आ रहा है? रू तु लसानाम दंतः, यानी कि त वर्ग के जितने भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत, यानी कि न जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत। लेकिन यहाँ पे दंत तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे क्या ऑप्शन है? कंठ नासिका, दंत नासिका, ओष्ठ नासिका, मूर्ध नासिका। तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है? दंत नासिका, क्योंकि न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, और यहाँ पे दंत कौन से ऑप्शन में है? इस ऑप्शन में, तो हम ये ऑप्शन चूज करेंगे। कभी कभी हमें क्वेश्चन के अंदर मोस्ट प्रोबेबल आंसर ढूंढना पड़ता है, लाइक एक्यूरेट आंसर होता नहीं है। तो लाइक गेस करके कि हाँ इसमें ये रिलेटेड वर्ड मिल रहा है तो ये आंसर हो सकता है, ऐसे आंसर चूज करना पड़ता है कभी कभी। तो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्यूरेट आंसर नहीं है तो थोड़ा सा उसके रिलेटेड आंसर ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पृष्टम इति ब्लैंक प्रयत्न, यानी कि स्पृष्ट कौन सा प्रयत्न है? स्पृष्ट कौन से प्रयत्न में आता है? अभ्यंतर प्रयत्न। तो आंसर क्या आ जाएगा? अ। बाह्य प्रयत्न ब्लैंक, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? छोटा वर्ड बड़ा नंबर, यानी कि 11। ब्लैंक विवृत प्रयत्न संहिता, यानी कि विवृत के अंदर
कौन से वर्ण आते हैं? तो विवृत के अंदर सारे के सारे स्वर आते हैं अ को छोड़ के, और सवृत के अंदर अ आएगा। तो विवृत के अंदर क्या आएंगे? स्वर। आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट। एते बाह्य प्रयत्न न, यानी कि इनमें से कौन से बाह्य प्रयत्न नहीं है? ठीक है, बाह्य प्रयत्न यानी कि छोटा छोटा वर्ड बड़ा नंबर यानी कि 11। तो 11 में से कौन से नहीं है? तो श्वास नाद घोष तो है, अल्प प्राण महाप्राण भी है, उदात्त अनुदात्त स्वरित भी है। कौन से नहीं है? विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ये क्या है? ये अभ्यंतर प्रयत्न है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। प्लूत स्वर काले उच्चार्यते, यानी कि उच्चारण में कितना समय लगता है प्लुत स्वरों के? तो रस्व स्वरों में एक मात्रिक समय लगता है, दीर्घ में द्विमात्रिक और प्लुत में त्रिमात्रिक। तो यहाँ पे त्रिमात्रिक ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या हो सकता है? बहुमात्रिक, यानी कि बहुमात्रा। ठीक है, अगर त्रिमात्रिक है तो हम त्रिमात्रिक चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे त्रिमात्रिक नहीं है तो हम क्या चूज करेंगे? बहुमात्रा। ठीक है, नेक्स्ट। उपसर्गा संति, यानी कि कितने उपसर्ग होते हैं? 22। प्रत्याहार कितने होते हैं? 42। बाह्य प्रयत्न 11, अभ्यंतर प्रयत्न 5, माहेश्वर सूत्र 14। ऐसे याद होना चाहिए ताकि एग्जाम में पट से याद आए। नेक्स्ट, सुपतिडंतम। जैसे सुपतिडंतम पदम, हमने पद का सूत्र देखा था, उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया। सुपतिड अंतम, यानी कि इसका वो ये सुबंतम तिड़ंतम ये, तो ये किसका सूत्र है? पद का, बस उसको विग्रह कर दिया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट। संहिता नाम, संहिता का सूत्र कौन सा है? परह सन्निकर्षः संहिता। प्रत्याहार का सूत्र क्या है? आदिरंतेन सहेता। कंफ्यूज होना नहीं। नेक्स्ट, साधु महेश्वर सूत्र समचुत, यानी कि सिलेक्ट द प्रॉपर महेश्वर सूत्र। अभी ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शंस देखो, ज ब घ ड ध श, ज ब ग ड द श, झ ब घ ड द श, ज ब य। देखने में तो सारे ही सही लग रहे, कोई गलत लग ही नहीं रहा। तो इसके लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि ये आपका माहेश्वर सूत्र है, तो यहाँ पे सारे के सारे ये हर एक शब्द आपको याद होना चाहिए। जैसे ये वाला सूत्र है, इसमें क्या है? ज ब ग ड द श। यहाँ पे क्या है? ज ब ग ड द श। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आपको हर एक सूत्र का हर एक वर्ण अच्छे से याद करना है, सारे सूत्र अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। माहेश्वर सूत्र से लेखक ह। माहेश्वर सूत्र के लेखक कौन थे? माहेश्वर सूत्र के लेखक थे महर्षि पाणिनि, ऑप्शन नंबर 4। और वो कैसे उत्पन्न हुए थे? भगवान शिव के डमरू के वजह से उत्पन्न हुए थे, इसलिए हम उनको माहेश्वर सूत्र बोलते हैं। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर के। ठीक है, तो अभी आई होप दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अभी आप लेक्चर को अच्छे से देखते हो, लेक्चर में के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, अच्छे से रिवाइज करते हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, जो कि आपको कोर्स के अंदर अगर आप एनरोल करते हो तो आपको प्रैक्टिस पेपर्स, पीवाईक्यू शीट्स, डाउट सॉल्विंग सब कुछ मिलेगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप कोर्स के अंदर एनरोल करो। एंड ये है हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम 2026, जिसके अंदर ऑल 5 सब्जेक्ट्स विल बी इंक्लूडेड। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, हर एक लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, गाइडेंस, प्रैक्टिस पेपर, पीवाईक्यू शीट सब कुछ मिलेगा। ओके, एंड यूनिवर्सिटी एग्जाम के पहले ही आपका, थोड़ा पहले ही आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ताकि आपको रिविजन के लिए टाइम मिले। एंड अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।